नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। टैक्स दरों में कटौती के संकेत। वित्त मंत्री ने कर चोरी के लिए ऊंची दरों को ठहराया जिम्मेदार। कहा, अपने हिस्से का कर चुकाना नागरिकों का दायित्व। नोटबंदी के खिलाफ विपक्षी दलों की बैठक कल। ममता बनर्जी पहुंची दिल्ली। सीपीएम और जेडीयू नहीं होंगी शामिल। समाजवादी पार्टी में फिर खींचतान। शिवपाल यादव ने कहा, 175 उम्मीदवारों के नाम तय। अखिलेश ने 403 प्रत्याशियों की सूची मुलायम सिंह यादव को भेजी। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को राहत। दस्तावेज मुहैया कराने की सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज। 10 फरवरी तक देनी होगी गवाहों की सूची। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण। 5000 किलोमीटर से ज्यादा की मारक क्षमता, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। तो भाई देखते हैं पहली खबर। और पहली खबर में बात उत्तर प्रदेश की, जहां पर टिकट बंटवारे पर समाजवादी पार्टी की कलह एक बार फिर सामने आ गई है। शिवपाल यादव ने 175 उम्मीदवारों के नाम तय होने का ऐलान किया और अनुशासनहीनता बर्दाश्त न करने की बात कही। तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी 403 उम्मीदवारों की सूची मुलायम सिंह यादव को भेज दी। इस खींचतान के बाद विपक्षी दलों को भी आरोप प्रत्यारोप का मौका मिला। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों पर खींचतान के बीच प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव ने सोमवार को मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने टिकट बंटवारे पर विवाद से इनकार कर दिया। चुनाव जब डिक्लेयर हो जाएगा सब समस्याएं हल हो जाएंगी, और जब मैं बोल ही चुके हैं, सबकी राय ली जा रही है, सभी नेताओं की राय ली जा रही है, तो इसमें कोई समस्या ही नहीं है। दरअसल शिवपाल यादव ने रविवार को ट्वीट कर 175 उम्मीदवारों के नाम तय करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि प्रत्याशियों का चयन जीत के आधार पर होगा और पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके जवाब में अखिलेश ने सभी 403 उम्मीदवारों की एक सूची राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को भेजी है। दोनों खेमे अपनी बात पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। 175 की लिस्ट बहुत पहले जारी हो गई थी, जिसमें कुछ तब्दीली प्रदेश अध्यक्ष जी ने निरंतर की है। 403 कोई जरूरी नहीं है कि उसमें से कोई भी नाम 175 से ना हो। दोनों लिस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पहुंच गई है और हमें पूरा विश्वास है कि वो माननीय मुख्यमंत्री की बात समझेंगे। मैं समझता हूँ इसमें कोई दो नहीं, सूची एक ही होगी, लेकिन अलग अलग सुझाव हो सकते हैं और उन सुझावों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विचार करें। उधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि अंदरूनी झगड़े की वजह से समाजवादी पार्टी पहले ही चुनाव हार चुकी है। पिछले कुछ समय से सपा परिवार में मची आपसी वर्चस्व की लड़ाई भी अब यहाँ इतनी ज्यादा गहरी हो चुकी है कि अभी चुनाव में सपा व कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बनने पर भी इनको इसका कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं। बीजेपी का मानना है कि अंदरूनी खींचतान का फायदा उसे मिलेगा। वो लड़े खत्म हो, मैं तो चाहता हूँ सपा बसपा मुक्त हो, तो वो लड़ करके आपस में लड़के खत्म हो, चाहे चुनाव में लड़ करके खत्म हो। जिस भी तरीके से सपा बसपा से यूपी मुक्त होगा वो अच्छा होगा। अखिलेश यादव बार बार कह चुके हैं कि उम्मीदवारों के चयन में उनकी सुनी जानी चाहिए। शिवपाल की सूची में करीब 50 ऐसे नाम हैं जो अखिलेश की सूची में नहीं हैं। इसी को पूरे विवाद की जड़ माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। राहुल जी, इससे पहले भी कई एपिसोड हुए, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, ऐसा लगता है कि जो मुलायम सिंह यादव ने कोशिश की एक पर्दा डालने की, सुलह कराने की, अब वो एक बार फिर से दरारें उतनी ज़्यादा चौड़ी होती नजर आ रही हैं। जाहिर है कविंद्र की वो जो पर्दा था वो पर्दा ही था, तो दरारें मिटी नहीं थी, मनमुटाव मिटा नहीं था, मतभेद मिटे नहीं थे। और ये दोनों जो ध्रुव अब बन गए हैं अखिलेश और शिवपाल के, वो लगातार बने हुए हैं और अपने अपने लिए अपने अपने हितों पर एजेंडे पे काम कर रहे हैं। तो जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सितंबर अक्टूबर में ये हुआ तो ठीक है, बीच में एक समय मिल गया था उसको वो करने का, लेकिन चुनाव के इतने करीब ये
अंततः मुलायम सिंह निपटा भी लें, उनका राजनीतिक कद ऐसा है, वो जो कह देंगे वो सारी पार्टी उसको स्वीकार कर लेगी, उस पर विवाद नहीं होगा। लेकिन चुनाव क्षेत्र में जब पहले ही कम से कम 100 से ज़्यादा चुनाव क्षेत्र ऐसे हम मान सकते हैं, निश्चित रूप से 100-200 हो सकते हैं, जहाँ पर 2 अलग अलग खेमों के उम्मीदवार होंगे, हो सकता है नाम भी बाहर आ जाएं अभी, तो कई जगह 3 भी होंगे। तो फिर आमतौर पे जहाँ भी ऐसा होता है, आंतरिक गुटबाजी ज़्यादा होती है, तो फिर एक दूसरे उम्मीदवार को हराने में लोग ज़्यादा लगाते हैं अपना जोर, दूसरे खेमे के, अपनी ही पार्टी के बजाय दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को हराने में। तो अगर ऐसा हुआ तो इसका सीधा लाभ दूसरे पार्टियों को मिलेगा। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा फायदा इससे बीएसपी को होगा, जिसको भुनाने की कोशिश हमें दिख भी रही है, मायावती जो कर रही हैं, धीरे धीरे ये संदेश दे रही हैं अपने सब प्रदेश को कि भाई अब इन पर ज़्यादा भरोसा आप नहीं कर सकते। जी जी। और जिस तरीके की दोनों खेमे बढ़ चुके हैं और कांग्रेस से गठबंधन को लेकर अखिलेश लगातार एक पैरवी करते नजर आए हैं, क्या ये संकेत साफ तौर पर हैं कि शिवपाल यादव या उनके नामित जो प्रत्याशी हैं उन पर उतना भरोसा नहीं है और चाहते हैं कि एक तीसरी पार्टी अगर शामिल होती है गठबंधन में तो फिर एक सर्वमान चेहरे की बात आएगी जहां पर अखिलेश को एक एडवांटेज मिलेगा, एक आगे बढ़ेंगे? वो भी, और हो सकता है इसके पीछे ये भी हो संभावना कि उनको मालूम है कि शिवपाल कितनी भी चादर बन ऊपर हो, लेकिन वो मानेंगे नहीं, उनके अपने समर्थक होंगे और जो अपनी ओर से कोशिश करेंगी। तो शिवपाल के समर्थकों से जो कुछ संभावित नुकसान है, अगर उसकी भरपाई कांग्रेस के वोटों से वो कुछ कर पाते हैं तो इसमें उनका कुल मिला के फायदा है। तो एक तो ये भी हो सकती है। दूसरी, एक गठबंधन जब बनता है, कांग्रेस का नाम तो खैर है ही, भले ही वहाँ पर ढांचा कमज़ोर हो, तो उससे एक अपनी दिखाने की, छवि की शक्ति भी बढ़ती है। और मुलायम सिंह के लिहाज से कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं आप, क्योंकि आपने एक लंबा अरसा देखा राजनीति में, और मुलायम सिंह जैसा खिलाड़ी कहते हैं जो कि चुनाव से पहले या चुनाव के बाद हर बार उनके अपने दांव से उनको फ़ायदा ही हुआ है, शायद अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाई जो घर में लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि एक तो उम्र भी एक बड़ा कारक होती है और सबके ऊपर उसका असर होता है। तो मुलायम सिंह के लिए भी ये इसके बाद अगले चुनाव में क्या स्थिति होगी, उनकी ये कद और शक्ति बनी रहेगी, ये कोई नहीं जानता। दूसरी चीज़ की पहले उन्होंने जो ढक लिया था और ये लगा था कि पहला जो दौर था इस लड़ाई का, उसमें एक सोची समझी एक मुलायम की अपनी उस्तादी थी, जिससे उन्होंने शिवपाल को किनारे कर दिया और अपने बेटे अखिलेश की छवि को पहले से कहीं ज़्यादा साफ सुथरा करके उभार दिया उसको, और वो एक सर्वमान्य नेता के रूप में देखे जाने लगे। लेकिन अब ये जो अगर ये हुआ और इसको वो ठीक से नहीं निपटा पाए और इसको पूरी तरह सुलझाना अब संभव नहीं लगता, अगर शिवपाल अड़ गए तो फिर समस्या तो होगी। और उनके लिए एक जो विरासत वो छोड़ के जाना चाहते हैं मुलायम सिंह, उसको झटका लगेगा। और राहुल जी, क्या भारतीय राजनीति में परिवारवाद जब होता है किसी पार्टी में लोकतंत्र की बजाय, तो जिस तरफ समाजवादी पार्टी जाती दिख रही है, परिणाम या फिर मैं कहूँ आखिरी जो रास्ता है वो यही दिखता है? देखिए, अब 2 बड़ी पार्टियों का हम उदाहरण ले सकते हैं, कांग्रेस का उदाहरण ले सकते हैं और सपा का उदाहरण ले सकते हैं। उत्तर भारत की राजनीति की जो सबसे बड़ी पार्टियां, इनका हम देख लें, और उससे पहले हम बिहार में भी देख चुके हैं। तो एक सीमा के बाद एक चुनाव, 2 चुनाव, 3 चुनाव तक तो एक जो प्रमुख व्यक्ति है, नेता है, उसका एक अपना करिश्मा काम कर जाता है। लेकिन एक सीमा के बाद परिवारवाद अपना ही गला घोंटने लगता है और वहाँ पर जैसे वो महाभारत वाला यादवी युद्ध है, गृह युद्ध, वो शुरू होते हैं, अनिवार्य होता है। और फिर करिश्मा भी घटने लगता है लोगों का, कार्यकर्ताओं की थोड़ी चिढ़ भी बढ़ने लगती है। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में ही देख लें कि आकर्षण, करिश्मा, प्रभाव हर पीढ़ी में लगभग कम होता जा रहा है, कम होता गया है। और अब जो स्थिति है उस पर मेरी टिप्पणी की मेरी कोई ज़रूरत है नहीं। तो परिवारवाद एक दीर्घकालीन रणनीति नहीं हो सकती, वो नुकसान ही करेगी अंततः। एक आखिरी सवाल सर, अखिलेश यादव, क्योंकि एक कार्यकाल जो रहा है और कमोवेश कहा जाता है यूपी के अंदर कि उन्होंने काफ़ी कुछ करने की कोशिश की है, एक युवा नेता के लिए जिस तरीके के हालात हैं, भविष्य फिर क्या देखते हैं? देखिए, अखिलेश को एक बहुत ज़बरदस्त मौका मिला, इसमें कोई शक नहीं, और वो उनको जो मौका मिला उसको गढ़ने में स्वयं उनकी अपनी भूमिका, उनकी मेहनत और भागदौड़ बहुत शामिल रही। उत्तर प्रदेश में कि उनकी विकास योजनाओं का जो बड़े बड़े उन्होंने वो योजनाएं चालू की हैं, कार्यक्रम चालू किए हैं, उनका प्रचार तो बहुत ज़्यादा है। और मैं समझता हूं कि वो बहुत ज़्यादा ध्यान और धन दोनों प्रचार पर लगा रहे हैं।
लेकिन उत्तर प्रदेश की जो ज़मीनी असलियत है, जिससे हम और आप भी वाकिफ़ हैं, उन पे कोई बड़ा गुणात्मक परिवर्तन आया हो गवर्नेंस के स्तर पर, लोगों को जहाँ पर सरकार से उनका लोगों का साबका पड़ता है वहाँ पर कुछ बड़ा गहरा व्यापक बड़ा परिवर्तन सुधार दिखता हो, ऐसा बहुत अभी दिख नहीं रहा है। तो ये बड़ी बड़ी योजनाएं कई कई हज़ार करोड़ की, इनका एक असर कुछ शायद रहता होगा, लेकिन अंततः चुनाव आते आते फिर और कई सारे कारक काम करने लगते हैं, शक्तियाँ, प्रभाव, लोगों की अपना अनुभव काम करने लगता है, और वो अनुभव कोई बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया हो पिछले 4 साल में, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो अखिलेश के लिए एक आंतरिक चुनौती है कि वो इससे निपटें, और अगर उनको मौका मिलता है तो वो एक सचमुच और भी शायद पहले ज़्यादा बड़ा होगा कि हम ये माने कि 5 साल में उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और एक सचमुच बेहतर, साफ सुथरा और एक भविष्यमुखी नेतृत्व वो उत्तर प्रदेश को दे सकेंगे। बहुत शुक्रिया राहुल देव जी, इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। राज्यसभा टीवी की इस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान, और हम हैं इस वक्त गोवा में भारत के 47वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की स्पेशल रिपोर्ट लेकर। फिल्मों का शानदार मेला, देश विदेश की फिल्मों की धूम, देखिए भारत के 47वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पर हमारी खास पेशकश सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स दरों में कमी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि टैक्स की ऊंची दरों से ही कर चोरी को बढ़ावा मिलता है। वित्त मंत्री ने कहा कि अपने हिस्से का कर चुकाना सभी नागरिकों का दायित्व है। अगले साल के आम बजट के करीब 1 महीने पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स दरों में कमी का संकेत दिया है। उन्होंने राजस्व सेवा के अधिकारियों के एक सम्मेलन में कहा कि बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए कर दरों में कमी जरूरी है। That what you need is a broader base of economy, for which you need a lower level of taxation. You need to manufacture products and provide services which are more competitive in character, and therefore your taxes will have to be globally compatible. भारत में महज 3.5 करोड़ लोग ही टैक्स के दायरे में हैं। आबादी के लिहाज से ये आंकड़ा 3.3% बैठता है। वहीं सिंगापुर में 39%, अमेरिका में 46% और न्यूजीलैंड में 75% लोग टैक्स देते हैं। 2014-15 में प्रत्यक्ष करों से 6,96,200 करोड़ रुपए मिले थे। ये राजस्व सरकार की लक्ष्य 7,05,000 करोड़ रुपए से 14% कम था। जब आप टैक्सेस कम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। उस आने का फ़ायदा ये होगा कि आपका टैक्स बेस बढ़ेगा। ये तभी पॉसिबल है जब रेट को आप सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको रेट कम करने पड़ेंगे, थ्रेशोल्ड बढ़ानी पड़ेगी, एंड विद डिजिटलाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट यू शुड गिव सम काइंड ऑफ इनकरेजमेंट एंड सम बेनिफिट टू द आम आदमी। दे शुड कम फॉरवर्ड एंड पे द टैक्सेस। वित्त वर्ष 2017-18 का बजट 1 फरवरी को पेश होना है। माना जा रहा है कि नोटबंदी के बाद बजट में सरकार आयकर दाताओं के लिए बड़ी राहत का ऐलान कर सकती है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजस्थान के बारां में उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला गरीबों, किसानों और मजदूरों के खिलाफ है। राहुल ने आरोप लगाया कि नोटबंदी का फैसला कर प्रधानमंत्री ने देश के हुनर पर हमला किया है। राजस्थान के बारां में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर नोटबंदी पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि ये आर्थिक तालाबंदी का फैसला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने देश के हुनर पर हमला किया है। वो आर्थिक तालाबंदी का फैसला है। दूसरी बात, मोदी जी कैशलेस हिंदुस्तान की बात करते हैं। मैं आपको दिखलाऊंगा कि कैशलेस हिंदुस्तान का मतलब पूरा का पूरा हिंदुस्तान का धन 50 कंपनियों के हाथ जाएगा। राहुल गांधी ने स्विस खाता धारकों के नाम सार्वजनिक करने की मांग दोहराई।
साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी पर देश को बांटने का भी आरोप लगाया। हिंदुस्तान का मजदूर इस देश को बनाता है, खड़ा करता है इस देश को। आपने उसके हाथ से मनरेगा छीनी। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ एक काम किया है, हिंदुस्तान को 2 भागों में बांटने का काम। इस बीच बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। कांग्रेस काले धन के खिलाफ अभियान को कमजोर करना चाहती है, इसलिए इस तरह की भाषा कांग्रेस बोल रही है और राहुल गांधी जी की इस बात पर कोई यकीन करने वाला नहीं है। देश काले धन के खिलाफ एक बड़े अभियान में प्रधानमंत्री जी के साथ है। इससे पहले गुजरात के महसाणा में रैली कर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सहारा डायरी का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। बहराइच अल्मोड़ा के बाद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए जवाब की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के खिलाफ कल होने वाली विपक्ष की बैठक से सीपीएम और जेडीयू समेत कई दलों ने दूरी बना ली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में हिस्सा लेंगी और वो दिल्ली पहुंच चुकी हैं। मंगलवार को दिल्ली में नोटबंदी के खिलाफ होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में कई दल शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस की ओर से बुलाई गई इस बैठक में 16 विपक्षी दलों के शामिल होने की संभावना थी। सीपीएम और जेडीयू ने साफ कर दिया है कि वो इसमें शामिल नहीं होगी। If the West Bengal Chief Minister is going to be in the press conference, then why not the Chief Ministers of Bihar, Tripura, Kerala, the other opposition states? So you will have to coordinate this in a proper fashion. अपोजिशन की यूनिटी की मीटिंग के लिए कोई मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, कोई मिनिमम कॉमन एजेंडा होना चाहिए। इस मीटिंग में इस तरह की का एजेंडे का या प्रोग्राम का कोई प्रोविजन नहीं है। बैठक में शामिल होने के बारे में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अपना रुख साफ नहीं किया है। ममता बनर्जी विपक्ष की बैठक के लिए सोमवार को दिल्ली पहुंच गईं। कांग्रेस का कहना है कि बैठक में कौन से दल शामिल होंगे ये उनका फैसला है। जो आएंगे कल आएंगे, अगर कल कोई नहीं आएंगे तो हो सकता है अगले टाइम वो आएंगे, और क्या मैं कह सकता हूँ। 16 दिसंबर को राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान भी सीपीएम, समाजवादी पार्टी और बीएसपी समेत कई दल शामिल नहीं हुए थे। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी पर 50 दिन की मियाद खत्म होने में महज चंद दिन बचे हैं, लेकिन बैंक और एटीएम के बाहर लोगों की कतारें खत्म नहीं हो रही। मंडी में किसानों की आर्थिक स्थिति भी दिन पर दिन खराब होती दिख रही है। दिल्ली की आजादपुर मंडी। नोटबंदी की वजह से किसानों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही कहानी सोनीपत के किसान वजीर की है। नोटबंदी की वजह से फसल की लागत भी नहीं निकाल पा रहा है। नतीजन दिनों दिन कर्ज में डूबता जा रहा है। कोई बचत नहीं है इस टाइम पे, बिल्कुल बराबर। खेत में जो लागत लगाई है उसका नुकसान है 20-25 हज़ार रुपये एकड़ का। मंडी में सब्जियों के ग्राहक भी कम हैं। मजबूरी में किसानों को सब्जियां औने पौने दाम में बेचनी पड़ रही हैं। सब्जियों के दाम में 70% तक की गिरावट दर्ज की गई है। नोटबंदी के उससे तो बहुत खराब हुआ है। मजदूरों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं और ट्रैक्टर वगैरह में तेल डलवाने के लिए बहुत दिक्कत है। बैंकों से पैसे नहीं निकल पा रहे। बैंकों में वहाँ पे जाते हैं, लाइनों में लगते हैं, तब उनके पास पैसे मिले तभी तो वे आगे माल खरीदेंगे हमारे से। उनके पास कैश होगा तभी माल लेंगे वे। किसानों की मजबूरी ये है कि अगर फसल नहीं बिकी तो वो सड़ जाएगी। ऐसे में ना चाहते हुए भी उन्हें सब्जियों को लागत से कम दाम में बेचना पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था में सुधार लाना भी नोटबंदी के साथ जुड़ा एक मकसद था, लेकिन जब किसान की ही आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाए तो फिर अर्थव्यवस्था में सुधार कैसे आएगा। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने कागजात मुहैया कराने की मांग वाली बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी है। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। इस दिन तक स्वामी को गवाहों की सूची देनी है। दरअसल स्वामी की याचिका पर कोर्ट ने कांग्रेस और एसोसिएटेड जर्नल से बैलेंस शीट की प्रति मांगी थी और दोनों ने कोर्ट का आदेश मानते हुए बैलेंस शीट सौंप दी थी। हाईकोर्ट ने 12 अगस्त को इस पर रोक लगा दी और उसके बाद स्वामी ने निचली अदालत में नई याचिका दायर की थी।
वहीं कांग्रेस और एसोसिएटेड जर्नल्स ने भी याचिका देकर कागजात वापस मांगे थे। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, अस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा आरोपी हैं। केंद्र सरकार ने मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। इसके तहत 4000 और अर्धसैनिक बलों को वहां रवाना किया गया है। ये अर्धसैनिक बल पिछले 2 महीनों से आर्थिक नाकेबंदी की वजह से बंद 2 राजमार्गों को खोलने में मदद करेंगे। अब तक राज्य में 17,500 अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा चुका है। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पहली प्राथमिकता NH2 को खोलना है, जो मणिपुर को नागालैंड से जोड़ता है। वहीं दूसरे राजमार्ग NH37 को खोल दिया गया है। यूनियन नागा काउंसिल ने 1 नवंबर से 2 राष्ट्रीय राजमार्गों पर आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लंबी दूरी की मिसाइल अग्नि 5 का आज सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल 5000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मार करने में सक्षम है और इसकी जद में पाकिस्तान, चीन और यूरोप समेत आधी दुनिया होगी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सफल परीक्षण के लिए DRDO को बधाई दी है। रक्षा क्षेत्र में देश ने सोमवार को एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। 5000 किलोमीटर से ज्यादा मार करने वाली अग्नि 5 मिसाइल का ओडिशा तट से सफल परीक्षण किया गया। मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस सफल परीक्षण के साथ ही भारत अब अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन के समूह में शामिल हो गया है। अग्नि 5 की जद में पाकिस्तान, चीन और यूरोप समेत आधी दुनिया होगी। दुश्मन के किसी भी टारगेट को 5000 किलोमीटर से एक्सटेंड हो गई, अब 5800 6000 किलोमीटर, और कहते हैं 8000 तक हो सकती है। मतलब चाइना का कोई भी टारगेट है उसके ऊपर ये हमला कर सकती है। इसका जो वॉरहेड है 1000 किलोग्राम का होता है, चाहे न्यूक्लियर हो चाहे कन्वेंशनल हो। मिसाइल 17 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 50 टन वजनी है। मिसाइल 1 टन वजनी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि श्रृंखला की ये सबसे आधुनिक मिसाइल है, जिसमें नेविगेशन, गाइडेंस, वॉरहेड और इंजन से जुड़ी नई तकनीकें शामिल हैं। इसकी गति ध्वनि की गति से 24 गुना ज्यादा है। They have already been afraid of us, but now as the Agni new versions are coming up, it becoming more and more, the range is becoming more and more toward the far away objects. So that means we can have those countries which are not in our range, but still we can fire something from here and do the damage to them. So they should be worried about it. भारत के पास पहले से ही 700 किलोमीटर तक मार करने वाला अग्नि 1, 2000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम अग्नि 2, 2500 किलोमीटर तक मार करने वाला अग्नि 3 और 3500 किलोमीटर तक मार करने वाला अग्नि 4 मिसाइल है। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान से रिहा हुए 220 भारतीय मछुआरे आज स्वदेश पहुंचे। अटारी वाघा बॉर्डर पर इन्हें भारतीय अधिकारियों को सौंपा गया। इन्हें कल कराची की मारीड जेल से रिहा किया गया था। इन पर अवैध तरीके से पाकिस्तान की जल सीमा में घुसकर मछली पकड़ने के आरोप थे। पाकिस्तान ने मानवता के आधार पर मछुआरों को रिहा करने की बात कही है। वहीं 5 जनवरी को 219 भारतीय मछुआरों को और रिहा किया जाएगा। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।